मगर मोदी सरकार ने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रूस, यूक्रेन में भारत के दूतावास सबको मोबिलाइज किया। भारत ने अपना डिप्लोमेटिक चैनल खोला। मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। बम और गोलों के बीच सूमी में फंसे भारतीय छात्रों तक बस पहुंचाने से लेकर उन्हें सेफ जोन तक पहुंचाने तक प्रधानमंत्री ने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया, इसकी मिनट टू मिनट डिटेल आ चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि वॉर टाइम में हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मोदी सरकार कैसे काम करती है। सूमी में सीज फायर की डेडलाइन खत्म, फिर गिरने लगे हैं नॉन स्टॉप रूसी बॉम्ब। यकीन मानिए, मौत के मुंह से 694 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित बाहर निकालना बहुत कठिन था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मोदी के 2 फोन कॉल, 12 बसें और रेड क्रॉस की मदद, अगर ये 3 चीजें ना होती तो सूमी से हिंदुस्तानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन था। पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में देंगे। गुड न्यूज ये है कि सूमी में बॉम्ब और गोलों के बीच फंसे छात्र डेंजर जोन से निकलकर अब सेफ जोन में आ चुके हैं। सूमी से निकलकर सभी छात्रों ने स्पेशल ट्रेन से आगे का सफर तय कर लिया है। पहली तस्वीरें आ गई हैं। इन छात्रों के चेहरे पर राहत देखी जा सकती है। सेफ एंड सिक्योर घर वापसी का भरोसा देखा जा सकता है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास का ट्वीट देख लीजिए। ऑपरेशन गंगा ऑन ट्रैक है। एक एक हिंदुस्तानी को सेफली और सिक्योरली भारत लाना ही मोदी की टॉप प्रायोरिटी है। आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लिविर में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। सूमी से रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट 1 अभी शुरू हुआ है। पार्ट 2 शुरू होने वाला है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना सबसे मुश्किल टास्क था। सूमी से भारतीयों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, भारतीय छात्र सूमी से कैसे निकले, किन किन रास्तों से गुजरे, मोदी ने एक एक हिंदुस्तानी की वापसी का इंतजाम कैसे किया, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास की इस एडवाइजरी की आखिरी लाइन पड़ी है। आपको एक इशारा मिल जाएगा कि भारत ने ये इम्पॉसिबल टास्क कैसे पॉसिबल किया। कुछ घंटों पहले इंडिया इन यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से जो एडवाइजरी जारी की गई, उसमें साफ साफ लिखा गया कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक सीज फायर की स्थिति का फायदा उठाएं और तत्काल प्रभाव से ट्रेन, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के किसी भी माध्यम से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत यूक्रेन से बाहर निकले। यानी सूमी के डेंजर जोन से कल जितने हिंदुस्तानी निकल गए वो निकल गए, क्योंकि अब रूस ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है। हमले तेज हो चुके हैं। हर 5 मिनट में मिसाइल्स और रॉकेट से हमले शुरू हो गए हैं। सूमी किसी भी वक्त रूस के कब्जे में आ सकता है। इस लिहाज से कल के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना भारत के लिए बहुत टफ असाइनमेंट था। खार्किव से पूरा इवैक्यूएशन हो गया है, पेसोचिन से हो गया है। सिर्फ एक स्थान है, उसका नाम है सूमी। सूमी में इस समय हमारे कोई कल रात को 700 बच्चे थे, पर 694 एग्जैक्ट। और मैंने आज सुबह जब कंट्रोल रूम में बात की, वो इस समय अभी आपके इस इंटरैक्शन से पहले मैंने they were already in buses and moving out of Sumy to a place called पोल्टोवा, जो सेफ है। फिर पोल्टोवा से आगे लाया जाएगा।
चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इंडिया ने बॉम्ब और गोलों के बीच सूमी में फंसे 694 हिंदुस्तानियों को डेंजर जोन से सेफ जोन में कैसे पहुंचाया। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन का पहला बड़ा फैक्टर थे प्रधानमंत्री मोदी। सूमी यूक्रेन का वो इलाका है जहां लगातार हर रोज जबरदस्त बम धमाकों के बीच भारतीय छात्र बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। खाने की कमी, पीने के पानी की किल्लत, बिजली गायब, मुश्किल में फंसे हिंदुस्तानियों की मिनट टू मिनट डिटेल मोदी को मिल रही थी। समय बिल्कुल नहीं था, इसलिए सोमवार को मोदी ने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन मिलाया, 35 मिनट बात की, फिर पुतिन को हॉटलाइन पर जोड़ा, 50 मिनट बात की। मोदी के इन 2 फोन कॉल्स के बाद ही सूमी से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का रास्ता क्लियर हुआ। मोदी से बातचीत में रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मोदी को ग्रीन सिग्नल दिया और कहा कि भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। मोदी के फोन कॉल के बाद मॉस्को और कीव दोनों के अधिकारियों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर रेडी रखने को कहा गया। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है, उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से खुद लिया। मुझे याद आता है लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में। हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे, कैसे एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को भारत वापस लौटाया जाए। और हर मीटिंग में अंत में ये जरूर कहते थे कि एक एक की चिंता करनी है, सबको वापस लाना है। सूमी से सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा बड़ा फैक्टर थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स। भारत के विदेश मंत्री नॉन स्टॉप फोन लाइन से जुड़े रहे, जबकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने रूस और यूक्रेन में अपने काउंटर पार्ट से संपर्क किया। साथ ही साथ मॉस्को में भारत के राजदूत पवन कपूर और कीव में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया। यानी ऑपरेशन सूमी के लिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दिल्ली से एक एक मूवमेंट की डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही थी। जिस इलाके में नॉन स्टॉप बम्बार्डिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थीं, मिसाइल्स गिर रहे थे, जहां से अमेरिका या कोई और देश अपने नागरिकों को नहीं निकाल पाया, वो काम भारत ने कर दिखाया। कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया गया जिससे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित फिर भारत लौट सकें। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 बार, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उनके साथ 2 बार, जो 5 राज्य यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं, उन 5 राज्यों के सरकार के प्रमुख के साथ हर संभव कदम उठा के बड़े बड़े देश इसमें विफल रहे। चाइना तो शायद पहली बार ही 5 तारीख को कुछ लोगों को निकाल पाया। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पहले ही एडवाइजरी दे दी कि आप निकल जाओ, नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक प्रकार से भारत ने दर्शाया कि कैसे हर नागरिक को, और कई नागरिक तो हमारे युवा युवती अपने पेट्स को भी साथ में ले आए। हमने हर संभव उनकी इच्छाओं को पूरा किया। ऑपरेशन सूमी का पहला फेज कंप्लीट हो चुका था। मंगलवार को सेफ पैसेज मिलने वाला था, मगर खतरा तो हर मिनट बरकरार था। पुतिन और जेलेंस्की से बात करने से पहले मोदी के पास ये रिपोर्ट भी आई कि सूमी में फंसे छात्रों को पानी और जरूरी चीजों की कमी हो रही है। इसके लिए जिनेवा में रेड क्रॉस को कांटेक्ट किया गया। भारत से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होते ही रेड क्रॉस ने अपनी यूक्रेन यूनिट को अलर्ट कर दिया
और वो पानी के साथ साथ जरूरी चीजें लेकर भारतीय छात्रों तक पहुंच गए। हर मूवमेंट की डायरेक्ट दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही थी। टचवुड मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बड़े पर्सनली सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। जयशंकर जी भी बड़े हैंड्स ऑन तरीके से इसको कर रहे हैं और मेरे जो कॉलीग्स बाकी मिनिस्टीरियल थे हम लोग अपना काम करके लौट आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी जो हमारे बच्चे हैं 700 के करीब इनको भी जल्द सुरक्षित देश में वापस लाया जाए। सूमी में छात्रों तक जरूरी चीजें डिलीवर हो रही थी। सेफ पैसेज बनाने के लिए मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात कर, मगर बॉम्बार्डिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीज फायर कामयाब होगा या नहीं होगा कुछ भी कंफर्म नहीं था। इसलिए छात्रों को सूमी से निकालने से पहले, फाइनल ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले कई सारे फोन कॉल्स हुए, मैसेजेस एक्सचेंज हुए और तब जाकर सोमवार रात को भारत को हरी झंडी मिली। सूमी के करीब 3 अलग अलग शहरों में इंडियन ऑफिशियल्स और लोकल एम्बेसी स्टाफ की 3 टीमें तैनात हुई। भारतीय दूतावास के लोकल यूक्रेनियन कॉन्टैक्ट्स ने भी मदद की और तब जाकर सूमी में हिंदुस्तानियों को लेने 12 बसें पहुंची। मगर सिर्फ बस के आ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता। एक दिक्कत और भी थी, बस को चलाने वाले ड्राइवर्स नहीं मिल रहे थे और ज्यादातर बसों को यूक्रेन की सेना के जवान ही चलाकर ले गए। कुछ प्राइवेट कार का भी इंतजाम किया गया। एक प्रॉब्लम पेट्रोल और डीजल की कमी की भी थी। कई घंटों का सफर तय करना था। यहाँ लोकल कॉन्टैक्ट्स ही काम आए। दूसरी दिक्कत रोड की भी थी। भारी शेलिंग और बमबारी की वजह से कई जगह सड़कें टूटी हुई थी। सूमी और उसके आसपास के इलाकों में कई ब्रिज तबाह हो चुके थे। सबकी डिटेल, हर चीज की मॉनिटरिंग पीएमओ और विदेश मंत्रालय के लेवल पर हो रही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर तो शायद पिछले 3-4 हफ्ते से उन्होंने विश्राम तक नहीं किया। 24 घंटे इस विषय की चिंता, इस पे पूरी तरीके से निगरानी रखना, एक एक मूवमेंट के ऊपर उनका पूरा काम चलता रहा। उनके यहाँ पे अधिकारी, उनके अधिकारी विदेश में, प्रधानमंत्री का कार्यालय, हमारे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, सभी ने एक प्रकार से मिलके एक पूरी सरकार को मोबिलाइज करके हर परिवार की, हर युवा युवती की, हमारे विद्यार्थियों की चिंता की। और शायद ही देश में वॉर के बीचम बीच इतनी बड़ी संख्या में, जब वॉर चल रही है, गोलीबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, मिसाइल्स फट रहे हैं, उस बीच में सबको लाने का काम। आखिरकार सूमी में 12 बसें किसी तरह पहुंची। हॉस्टल से भारतीय छात्रों को पिक किया गया और बसों का काफिला हिंदुस्तानियों को लेकर सेंट्रल यूक्रेन के पोल्तोवा के लिए निकला। हर बस पर तिरंगा लगा था, आगे पीछे अगल बगल। इस तिरंगे की बदौलत ही सूमी से मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। कि हमारा जो तिरंगा है उसकी अहमियत इस युद्ध के दौरान हमने देखी। बच्चे बताते हैं और कई बच्चों ने तो ये तक बताया कि खुद भी हम अपना तिरंगा लेके बाहर निकलने में सफल हुए। कई दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेके निकलने में सफल हो पाए थे। इस वक्त की सिचुएशन यह है कि सारे भारतीय छात्र अब सेफ जोन में आ चुके हैं। तस्वीरें अब से बस कुछ देर पहले आई हैं। 694 इंडियन स्टूडेंट्स ट्रेन से पश्चिमी यूक्रेन के लीव में उतर चुके हैं। अब इन छात्रों को सुरक्षित इंडिया पहुंचाने का टास्क है। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। ये युद्धग्रस्त क्षेत्र है
तो यूक्रेन से उन बच्चों को वापस लाना, सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, यह सुविधा केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो पाई, अन्य देशों को नहीं प्राप्त हो पाई। इस सरकार की संवेदना को व्यक्त करता है। सीज फायर इसी बात को लेकर था कि उस पूरे रूट पर वह कहीं बमबाजी नहीं करेगा, ये उसमें था। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग, जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं, और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं, उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ी चुनौती थी। सुमी तो मानो इम्पॉसिबल लग रहा था, मगर राहत की खबर यह है कि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सुमी से लौटे सभी छात्रों के लिए 3 एयरक्राफ्ट रेडी हैं। मोदी सरकार 24/7 एक्टिव है। रूस और यूक्रेन का युद्ध बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। यहां से बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। जंग के 14वें दिन ज़ेलेंस्की के तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अब नेटो से कोई उम्मीद नहीं है और वो रूस के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन सरेंडर करने से ज़ेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यूक्रेन के 5 शहरों में सीज फायर के बीच 20 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। बाकी बचे शहरों में रूस लगातार मिसाइलें और रॉकेट दाग रहा है। बन चुका है। खार्किव खाक हो चुका है। मारियोपोल बर्बादी की कगार पर है। सुमी में सड़कों पर लाशें बिछी हैं। और रूस की सेना कीव के दरवाजे पर खड़ी है। पुतिन के एक इशारे पर कीव का काम तमाम हो सकता है। देर से ही सही, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कम से कम यह समझ में आ गया है कि ना तो नाटो यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने वाला है और ना ही जंग में उसका साथ देने वाला है। यह सबसे बड़ी वजह है कि कल तक रूस के साथ लड़ने की बात करने वाले जेलेंस्की के सुर अब नरम पड़ने लगे हैं। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुझे ये समझ आ गया है कि नेटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नेटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नेटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। मैं एक ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता जो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है। यूक्रेन में चारों तरफ बर्बादी के निशान हैं। कीव को छोड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया है। सरकारी आंकड़ों में 8 लाख बच्चों के साथ 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 61 से ज्यादा अस्पताल और 50 से ज्यादा स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 14 दिन से नॉन स्टॉप बारूद चल रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक्स का यह नया वीडियो देखिए। रूस ने आज इस वीडियो को जारी किया है।
यूक्रेन में मौजूद रूसी टैंक पर सोवियत संघ के झंडे लगे हुए हैं, जो रूस की मंशा को साफ जाहिर कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज अपनी आर्मी का एक और वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में रूस की आर्टिलरी यूनिट स्पेशल ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस ने दावा किया कि उसने अब तक यूक्रेन के 2482 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूस की सेना अब तक चेरनोबिल, खेरसान और क्रीमिया पर कब्जा कर चुकी है। लुहांस्क और डोनेत्स्क में पहले से रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। चेर्निहिव और खार्किव में 60% से ज्यादा रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। कोनोटॉप, सूमी, मारियुपोल और मेलिटोपोल में रूसी सेना शहर के अंदर घुसकर तबाही मचा रही है। और अब अगला टारगेट यूक्रेन की कैपिटल कीव है, जिसे दो तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है। जेलेंस्की कीव में मौजूद हैं। रूस ने कीव को घेर लिया है। सीज फायर कर रूस लोगों को निकालने का टाइम दे रहा है। मतलब एकदम साफ है, अगर जेलेंस्की नहीं माने तो अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। और अब जेलेंस्की को यह भी समझ में आने लगा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में कल फिर पूरी रात रूस ने बमबारी की है। खार्किव पर रूस 60% से ज्यादा कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन की सेना यहां सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और शहर वीरान खंडहर बन चुका है। यह दूसरी तस्वीर भी खार्किव की है। खार्किव के बालाकलिया में रूस ने मिसाइल अटैक किया। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। रूसी हमले में खार्किव की बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए। रूसी शेलिंग के बाद इस इमारत में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के कैलिनिवका में जबरदस्त बमबारी की। बमबारी के बाद पूरे इलाके में भारी तबाही का मंजर सामने आया। कई इलाकों में भीषण आग लग गई। मारियुपोल की इस तस्वीर को भी देखिए। मिसाइल अटैक में शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इंसानी बस्ती मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। रूस ने यहां कल रात भी मिसाइल अटैक किया। सुबह चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से आई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया कि अब प्लांट से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है। न्यूक्लियर प्लांट में लगे सुरक्षा उपायों की निगरानी सिस्टम की जानकारी आईएईए तक नहीं पहुंच रही। इसकी वजह से यह बताना मुश्किल हो गया है कि इस प्लांट में रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लेवल क्या है। हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। जंग यूक्रेन में चल रही है और विरोध मॉस्को में हो रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर मॉस्को में देर रात रूसी सेना के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। मतलब साफ है, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस में भी पुतिन को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार भीषण होती जा रही है। कीव से सटे इरपिन शहर में बर्बादी के बाद पलायन की इस तस्वीर को देखिए। लोग तेजी से यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बर्फीले मौसम में जिंदगी के लिए लोग खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन में एक तरफ बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ लोगों को बचाने के लिए पूरी रफ्तार के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज रूसी हमलों में सेवोडोनेट्स में 10 और सूमी में 22 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद जेलेंस्की के तेवर एक बार फिर सख्त नजर आ रहे हैं। Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадим. लगभग 2 हफ्ते के लिए हमारे प्रतिरोध ने आपको दिखाया है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है।
ये हमारे परिवार और बच्चे हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपनी जमीन वापस नहीं जीत लेते। आप अभी भी अपने आप को बचा सकते हैं यदि आप बस घर जाओ। Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме... जेलेंस्की के बयान से इतना साफ है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। आज यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, जबकि 317 टैंक तबाह कर दिए, 120 आर्टिलरी सिस्टम्स ध्वस्त कर दिए गए, 81 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, 60 फ्यूल टैंक्स को बर्बाद कर दिया गया। Тебе уже снимают. Улыбнитесь, вас снимают. हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बॉर्डर्स पर लंबी कतार लगी है। लोग किसी भी तरह से जिंदगी बचाने को भाग रहे हैं। हमारे पास लोगों को निकालने के लिए बहुत थोड़ा सा मौका था। अगर इस वक्त युद्ध विराम हो भी जाए तो भी किसी भी समय बम गिरने का खतरा बना रहता है। आज कोई बमबारी नहीं हुई, मगर हम पिछले 4 दिनों से बिना गर्मी, बिना बिजली और बिना नेटवर्क के रह रहे हैं। केवल इंटरनेट भी कभी कभार ही काम कर रहा था। Интернет час від часу. बूचा में जो हो रहा है वो बहुत भयानक है। बेचारे लोग, आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? हमें क्यों बेघर होना पड़ा है? जो निकल गए हैं वो फिर भी ठीक हैं, लेकिन जो बंकर में हैं उनकी हालत और भी खराब है। जंग पिछले 14 दिन से चल रही है। हमले लगातार हो रहे हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा। युद्ध विराम की अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के 90% मिलिट्री ठिकानों पर कब्जे का बड़ा दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाही का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन की ज्यादातर एयरपोर्ट भी अब उसके कब्जे में हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूस के हमलों से किस तरह से तबाही का मंजर है, और यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, और किस तरह से तबाही रूस की सेना ने मचाई है उसकी एक बानगी इन तस्वीरों को देखकर आपको मिल जाएगी। 90% जो मिलिट्री एयरपोर्ट हैं उन पर अब रूसी कब्जा है। यह दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश को बचाने के लिए जंग के सौदागरों को इनविटेशन दिया है। इस वक्त 52 देशों के हजारों फाइटर्स कीव पहुंचे हैं। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें जंग लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और कई ने तो जिंदगी में पहली बार बंदूक थामी है। ये लोग रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, और यूक्रेन की सेना इन्हें वर्दी, बंदूक के साथ कुछ घंटों की ट्रेनिंग देकर मोर्चे पर भेज रही है। यानी यूक्रेन में ऐसी आर्मी तैयार हो रही है जिनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। इसके बावजूद रशिया की फौज को बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है, और अमेरिका को इससे कितना फायदा हुआ है, यह हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। राइफल और वर्दी मिली, कुछ राउंड गोलियां फायर की, और बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के ही यूक्रेन की इंटरनेशनल आर्मी तैयार हो गई। इन विदेशी फाइटर्स का एक ही मिशन है, रशिया से जंग लड़ना, पुतिन की सेना को पराजित करना। यूक्रेन की इस नई आर्मी के ज्यादातर सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार राइफल थामी, उसमें गोलियां लोड की और फायरिंग की। यानी इनसे टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की उम्मीद रखना नामुमकिन है। ये सैनिक ना तो यूक्रेन से हैं, ना यूक्रेन की भाषा बोलते हैं, और ना ही यूक्रेन के झंडे को सलाम करते हैं। इन्हें पूरी सैन्य ट्रेनिंग भी नहीं मिली, ना ही ये ठीक से हथियार उठाना और निशाना लगाना जानते हैं। बस एक चीज क्लियर है कि यूक्रेन का साथ देकर लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन के ये इंटरनेशनल सैनिक दुनिया भर से आकर कीव में इकट्ठा हुए हैं। ये वो विदेशी वॉलंटियर हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से यूक्रेन के लिए बंदूक थामने की पेशकश की है।
ये यूक्रेन की सेना से अलग हैं और दुनिया भर में इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। कुछ घंटे पहले बने इन सैनिकों में कोई इंग्लैंड से आया, कोई यूरोप से आया, कोई अमेरिका से है, कोई जॉर्जिया और कुछ तो उसी बेलारूस से आए हैं जो इस जंग में खुलकर रशिया का साथ दे रहा है। यहां तक कि इंडिया के तमिलनाडु का भी एक युवक यूक्रेन के इस आर्मी का हिस्सा बन चुका है। कीव का ये वीडियो देखिए, यहां एंटी टैंक रॉकेट्स और ग्रेनेड दागने वाले हथियारों का ढेर लगा हुआ है। यहां पर एक फॉरेन फाइटर अपने साथ लड़ने वाले बाकी सैनिकों को एंटी टैंक हथियार चलाना सिखा रहा है। इन सबकी लैंग्वेज एक नहीं है, इसलिए बाकियों को ये ट्रेनिंग समझने में दिक्कत हो रही है। क्या इस आधी अधूरी ट्रेनिंग से ये लड़ाके पूरी जंग जीत पाएंगे? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले भी इन फाइटर्स के वीडियो रिलीज किए और इस वक्त यूक्रेन में यही माहौल है कि रूस के खिलाफ ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। आपका आइडिया क्या है? आप किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र बहुत कीमती है और एक आदमी ये फैसला नहीं कर सकता कि दूसरे देश में ये नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की इस इंटरनेशनल आर्मी को अपनी जीत मानते हैं। इसका जमकर प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसका साथ देने के लिए दुनिया के 52 देशों के 20,000 से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं और कई हजार वॉलंटियर्स ने यूक्रेन पहुंचकर मोर्चा भी संभाल लिया है। यूक्रेन विदेशी वॉलंटियर्स का वेलकम कर रहा है जो हमारे देश आ रहे हैं। पहले 16,000 लोग हमारी आजादी और जिंदगी की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सफल होगा। तस्वीरों में देखिए, यूक्रेन की असली आर्मी और वॉलंटियर सेना के बीच अंतर क्लियर है। यूक्रेन के सैनिकों के मुकाबले ये कहीं नहीं ठहरते। दोनों सैनिकों के पास बंदूकें तो हैं, लेकिन उसे चलाने और युद्ध का एक्सपीरियंस सेम टू सेम नहीं है। यूक्रेन की सेना अपने देश के लिए ऑफिशियली युद्ध लड़ रही है। यूक्रेन की सरकार का उन पर फुल कंट्रोल भी है। जंग में ये इंटरनेशनल सैनिक यूक्रेन का साथ तो दे रहे हैं, पर इन नॉन स्टेट एक्टर्स पर यूक्रेन का कितना कंट्रोल होगा बताना कठिन है। मेरा नाम जैक्स है, मैं इंग्लैंड से हूँ। हम लोग यहाँ पर यूक्रेन में जंग रोकने के लिए आए हैं और उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। हम लोग सेना में रह चुके हैं, इसीलिए हम अच्छी तरह से ट्रेंड हैं। हमारे लिए लड़ने की वजह है वो वॉर क्राइम जो नहीं होने चाहिए। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बहुत सारे वॉलंटियर अपनी मर्जी से यूक्रेन के लिए जंग लड़ना चाहते हैं, रूस की फौज का मुकाबला करना चाहते हैं। इस समय यूक्रेन का एक ही दुश्मन है, उसका नाम है पुतिन, और पुतिन की फौज पर गोली चलाने वालों का यूक्रेन ने वेलकम किया है। अफगानिस्तान में यही काम आतंकी संगठन अल-कायदा ने किया था। इराक और सीरिया में टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ने भी गुरिल्ला ऑपरेशन किए थे। यूक्रेन में भी विदेशियों को मशीन गन और घातक एंटी टैंक हथियार दिए गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यूक्रेन भी कल तालिबान जैसा बन सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए ये यूक्रेन को फायदा हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चीज नहीं है। यूक्रेन के लिए विदेशी लड़ाकों ने हथियार उठा लिए हैं, लेकिन ये लोग यूक्रेन का साथ क्यों दे रहे हैं? दूसरे देश के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? क्या नॉन स्टेट एक्टर्स की एंट्री से यूक्रेन में एक खतरनाक शुरुआत हो चुकी है? मैंने फ्रेंच लीजन आर्मी में काम किया है। मैंने अमेरिका में सिविलियन ट्रेनिंग ली है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल। मैं यहाँ एक हफ्ते पहले आया हूँ। मैंने सुना कि कीव में सिचुएशन खराब होने वाली है और इन्हें लोगों की जरूरत होगी, चाहे वो मानवीय मदद हो या फिर वॉलंटियर्स। हम लोग यहाँ पर यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमने पूर्वी मोर्चे पर कई जगहों पर लड़ाई में भी हिस्सा लिया। यहाँ पर ज्यादातर सैनिक दूसरे देशों के स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड से आए हैं। बैटलफील्ड में यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, लेकिन लड़ने का जिम्मा यूक्रेन और रशिया की आर्मी का है। हर देश की एक प्रोफेशनल आर्मी होती है जिसका अपना नियम और कायदा कानून होता है। विदेशियों की एंट्री का मतलब होगा कि जंग के मैदान में यूक्रेन का कंट्रोल कम हो जाएगा। ये वॉलंटियर अपनी मर्जी से लड़ाई कर सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध हुआ तो बड़ी तबाही होगी, जिसके लिए यूक्रेन को तैयार रहना होगा।
इन वॉलंटियर्स का टारगेट और यूक्रेन का लक्ष्य एक ही हो ये जरूरी नहीं है। यानी यूक्रेन को अपना फायदा देखने की सिर्फ एक वजह है, रूस की सेना को हो रहा डैमेज, और दुश्मन के नुकसान को यूक्रेन खुद के लिए फायदा मानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।